गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारे सीए इंटर का रिजल्ट आया। जो लोग पास हो चुके हैं उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिठाइयाँ खाइए, मजे करिए एंड जरूर फाइनल्स की स्टार्टिंग से ही तैयारी रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तैयारी रखिएगा और आर्टिकलशिप को अच्छे से करिएगा। जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए हम वापस से अपनी रिवीजन वीडियोस ला रहे हैं। मैंने अपनी रिवीजन वीडियोस को मैंने वापस से फटाफट रैप अप कर दूंगा एंड आई हैव रीस्टार्टेड माय रिवीजन वीडियोस। सो स्टे कनेक्टेड टू चैनल फॉर द एंटायर रिवीजन ऑफ दिस ऑडिट बिग सब्जेक्ट इन सच अ स्मॉल टाइम विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड। तो वो मेरा काम है। जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनके लिए आई हैव ए ऑब्लिगेशन टू टीच देम टिल दे पास, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर नंबर 6, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? तो मैंने बोला क्या प्रोसीजर आपने लगाए, क्या आपने इंस्पेक्शन करी, क्या आपने इंक्वायरी करी, क्या आपने री परफॉर्मेंस करी या आपने रीकैलकुलेशन करी। तो क्या प्रोसीजर लगाए, क्या एविडेंसेस मिले, तो आपने कंफर्मेशन भेजी तो आपको कंफर्मेशन का रिप्लाई मिला, तो दैट इज एन एविडेंस। सो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन द ऑडिटर रीच्ड। सो ये एक रिकॉर्ड होता है ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन द ऑडिटर्स रीच्ड। अभी ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्कोप क्या है? तो मैंने बोला ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ये एक रिकॉर्ड है कि ऑडिटर ने क्या प्रोसीजर लगाए, क्या एविडेंसेस उसे मिले और उसका कंक्लूजन क्या रहा, राइट। फिर अपन ने बात करी ऐसे 230 का स्कोप जो है, इट टॉक्स अबाउट द ऑडिट ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे 230 जो है वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बताता है इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आप किसी और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का अगर आपको ऑडिट करने को बोला गया है तो आपको मोटा मोटी इसी ऐसे 230 की रिक्वायरमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए कोई अलग से स्टैंडर्ड नहीं होगा, राइट। तो ऐसे 230 अप्लाइज ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट हैज टू बी अडेप्टेड। अगर आप किसी और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑडिट कर रहे हो तो ऐसे 230 के प्रिंसिपल्स को अडेप्ट करके ही आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी जो इस ऐसे में जो किसी और ऐसे में लिखा है कि ये आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, लेट्स से एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाले स्टैंडर्ड में लिखा है कि जो आपने कंफर्मेशन भेजी थी, जो आपके पास रिस्पॉन्स आया, दोनों को आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो दैट स्टैंडर्ड डज नॉट ओवरराइड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो मतलब ये क्या है, जो अदर एसेस की जो रिक्वायरमेंट है, दैट डू नॉट लिमिट द एप्लीकेशन ऑफ दिस एसे। मतलब ये एसे 230 विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, ठीक है। एंड अदर स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, लेट्स से ऐसे 505 के हिसाब से एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अभी लॉ और रेगुलेशन भी आपको कुछ बोल सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो मैंने बोला ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? तो मैंने बोला ये एक रिकॉर्ड है कि क्या हमने प्रोसीजर लगाए, क्या हमें एविडेंसेस मिले एंड क्या हमारा कंक्लूजन है। ऐसे 230 अप्लाइज ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप कोई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हो अदर देन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप ऐसे 230 को अडेप्ट कर सकते हो, है ना, उसके प्रिंसिपल्स को ही अडेप्ट कर सकते हो, राइट। अभी हो सकता है कि कुछ स्टैंडर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी बोलते हो, बट दैट डज नॉट लिमिट द स्कोप ऑफ दिस एसे। एंड लॉ और रेगुलेशन भी आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। अभी क्या ऑब्जेक्टिव है ऑफ द ऑडिटर एज वेल एसे 230? तो मैंने बोला ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपको प्रिपेयर करनी है डॉक्यूमेंटेशन जो विल सर्व एज द रिकॉर्ड फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मतलब जो मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं उसके लिए जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, इट विल सर्व एज द रिकॉर्ड दैट माय ऑडिट रिपोर्ट इज करेक्ट। सो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो जो मेरी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए दैट शुड बी सफिशिएंट, मतलब अच्छी खासी क्वांटम में होनी चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट दैट शुड बी वेरी वेरी लॉजिकल, राइट। So it should be sufficient and appropriate record as to the basis on which I have formed my opinion in my auditor's report. तो मेरे पास I have to prepare the documentation. So the objective of the auditor as per SA 230 is to prepare documentation that is sufficient and appropriate record for the basis of the auditor's opinion or report, right? And it will also serve as the evidences कि audit जो हुआ था
वो प्रॉपरली प्लान था, प्रॉपरली परफॉर्म हुआ है इन अकॉर्डेंस विद एसेज। तो मैंने बोला मैंने प्लानिंग करी है, मैंने कंफर्मेशन भेजी है, आई हैव प्लान्ड एंड परफॉर्म द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो मैंने बोला ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर एसए 230 इज टू हैव द डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड, जो कि प्रोवाइड करेगा अ रिकॉर्ड फॉर द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, and it will evidence that the audit was planned and performed in accordance with essays and applicable legal and regulatory requirements। ठीक है, अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो what is the nature of the audit documentation? तो ऑडिट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है एविडेंस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेज एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो मैंने बोला ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स एज द बेसिस फॉर द एविडेंस that the audit was performed in accordance with essays and applicable legal requirements, right? And it is also the evidence for the auditor's basis for a conclusion कि उसने overall objectives of the auditor achieve किए as per SA 200। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या है एज पर एसए 200? मैंने बोला आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है कि जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एंड जो आप रिपोर्ट देने वाले हो दैट इज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि एविडेंस देता है कि ऑडिटर ने सारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर अचीव कर लिए है, एंड जो उसका कंक्लूजन है उसका बेसिस सही है। सो इट एक्ट्स एज अ एविडेंस फॉर द ऑडिटर्स बेसिस फॉर अ कंक्लूजन। तो अभी अपन फटाफट समझते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक रिकॉर्ड है, क्या प्रोसीजर किया, क्या एविडेंस मिला, क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। ऐसे 230 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगता है, बट अगर आप किसी अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर रहे हो तो आप इसको अडेप्ट कर सकते हो। अगर कोई दूसरे स्टैंडर्ड में जो रिक्वायरमेंट है ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन दैट डज नॉट लिमिट दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस एसे, एंड लॉ रेगुलेशन भी आपको बता सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन जो कि एविडेंस करेगी कि ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म हुआ है in accordance with essays and applicable legal and regulatory requirement, and it will act as a record for the basis of the auditor's report। Audit documentation क्या प्रोवाइड करता है? एविडेंस देता है कि ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म हुआ था in accordance with essays and applicable legal regulatory requirement, and it acts as the evidence of the auditor's basis for a conclusion अब कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर अचीव हो गए हैं। ये हमें एक कंक्लूजन जो हमने फॉर्म किया उसका बेसिस दे देता है। अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तो इसको अपन नीचे समझते हैं। अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने करी है तो इससे क्या क्या हेल्प होगी। तो अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जिसने करी है वो बंदा अकाउंटेबल हो जाएगा फॉर इट्स वर्क। उसमें लिखा होगा कि ये काम किसने किया है। सो इट विल इनेबल द एंगेजमेंट टीम फॉर टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। ऑब्वियसली बात है, जब डॉक्यूमेंटेशन हो रही है तो इट विल हेल्प इन डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तो जब भी ऑलरेडी काम हो रखा है तो कोई बंदा उसको इजीली सुपरवाइज कर सकता है, इजीली रिव्यू कर सकता है, बिकॉज इट्स डॉक्यूमेंटेड। अदरवाइज नहीं तो बंदे को बुलाना पड़ेगा कि भाई बता तूने क्या किया है, राइट। अगर डॉक्यूमेंटेड वर्क नहीं होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इट रिव्यू विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। बट अगर ये डॉक्यूमेंटेड होगी तो इट विल असिस्ट द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स इन द डायरेक्शन, सुपरविजन and review of the audit work, right? So it will help in fixing the accountability, क्योंकि जिसने वर्क पेपर बनाया है, तो अभी आपको पता है एक्सेल में कोई भी वर्क पेपर होता है उसमें नाम आ जाता है कि इस बंदे ने बनाया है। So it will enable engagement team for to be accountable for its work। तो अभी आप समझो ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, ऑडिट कंप्लीट हो चुका है तो इट विल हेल्प इन ऑडिट कंप्लीट हो चुका है तो इट विल हेल्प इन एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। बट अगर ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ है तो उससे पहले क्या होता है? क्वालिटी रिव्यू होता है एज पर SQC1। तो SQC1 क्या बोलता है कि लिस्टेड कंपनी के केस में क्वालिटी रिव्यू मैंडेटरी है, राइट। तो लिस्टेड कंपनी के केस में EQCR नाम की एक कॉन्सेप्ट है, EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है एज पर SQC1। तो मैंने बोला सबसे पहले आप समझो ऑडिट में क्या होता है। ऑडिट बंदे ने किया तो अभी ऑडिट का रिव्यू करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन से बहुत इजी हो जाएगा कि भाई रिव्यू करना आसान हो जाएगा, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू बहुत इजी हो जाएगा। अभी कोई गलती मिली तो वी कैन मेक पर्सन अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि वर्क डॉक्यूमेंटेड है, राइट। अभी आपने डॉक्यूमेंटेशन करी है तो मान लो कल को फ्यूचर में एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होती है, लेट्स से नफरा आता है, लेट्स से पीयर रिव्यू बोर्ड आता
होता है, तो इट विल हेल्प यू इन कंडक्टिंग द एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ठीक है, अभी ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फ्यूचर के ऑडिट में भी काम आएंगे। लेट्स से एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, सो यू कैन रिटेन रिकॉर्ड ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट्स, तो आप उनको चला सकते हो टू फ्यूचर ऑडिट। एंड अभी आपने जो इस साल की डॉक्यूमेंटेशन करी है, इट विल हेल्प यू इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द नेक्स्ट ईयर्स ऑडिट। तो अभी हम जब आर्टिकल थे, तो कई बार हम क्या करते थे, लास्ट ईयर के वर्क पेपर को रेफर करके देखते थे, व्हाट वर द प्रोसीजर्स परफॉर्म, व्हाट वर द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग एंड व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो मैंने बोला क्वालिटी रिव्यू में हेल्प करेगा, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन में हेल्प करेगा, जो फ्यूचर सिग्निफिकेंस के मैटर है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू इजी हो जाएगा, एंड इट विल हेल्प यू इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। अभी ये नीचे इलस्ट्रेशन है जिसमें बोला गया है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल नॉट हेल्प इन प्लानिंग, तो जवाब है नहीं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली हेल्प्स इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। अभी कितना डॉक्यूमेंटेशन करे, व्हाट इज द फॉर्म, किस फॉर्म में डॉक्यूमेंट करे, क्या क्या कंटेंट रखे, कितने एक्सटेंट तक डॉक्यूमेंटेशन करे। तो मैंने बोला आपको इतनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका इस ऑडिट से कोई भी रिश्ते नाता नहीं है, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन देख के समझ जाए। तो ऑडिटर को इस लेवल की डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करना है ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका कोई नाता नहीं है इस ऑडिट से, वो समझ जाए कि व्हाट इज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। क्या नेचर, इंस्पेक्शन करी है, इंक्वायरी करी है, ऑब्जर्वेशन करी है, री परफॉर्मेंस करी है, रिकैलकुलेशन करी है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, वेयर व्हाट वाज द टाइमिंग, कब परफॉर्म किया है, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट या फिर बीच बीच में इक्वल प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मंथ मतलब लेट्स से क्वार्टरली बेसिस पे किया है, एंड व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। तो एक्सटेंट मींस कितने सैंपल्स चेक किए हैं, 10 किए, 15 किए। सो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, व्हाट इज द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसीजर्स परफॉर्म एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर आपकी डॉक्यूमेंटेशन देख के समझ पाए व्हाट इज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर एंड व्हाट इज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो आप समझो आपने एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीजर एंड व्हाट इज द एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड क्या कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, क्या कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट अराइज हुए, एंड व्हाट वर द कंक्लूजन्स रीच्ड ऑन दैट सिग्निफिकेंट मैटर, एंड क्या सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट लगाई मैंने टू रीच दोज कंक्लूजन्स। तो मैंने बोला एक आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, एक्सटेंट क्या होना चाहिए। मैंने बोला आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर जिसका इस ऑडिट से कोई भी रिश्ता नाता ना था, वो समझ पाए कि आपने क्या टाइप का प्रोसीजर किया है, कब किया है, किस एक्सटेंट तक किया है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सच ऑडिट प्रोसीजर। आपने कंफर्मेशन भेजी, इसका क्या रिजल्ट रहा, क्या कंफर्मेशन आई या नहीं आई, एंड व्हाट इज द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो क्या कंफर्मेशन में लिखा था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि अराइज हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट, एंड व्हाट आर द कंक्लूजन्स रीच्ड, एंड क्या प्रोफेशनल जजमेंट लगाई इन रीचिंग दोज कंक्लूजन्स। तो ये अपन ने समझ लिया। अभी बात करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। तो आपको इस लेवल की डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि कोई बंदा समझ जाए व्हाट वाज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आप इसके डॉक्यूमेंटेशन करते वक्त ये इंश्योर करोगे कि आपने कौन सा सैंपल देखा। सो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स टेस्टेड। तो आपने कौन सा सैंपल देखा, आपने वाउचर नंबर 101 देखा। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर्स और सैंपल्स दैट यू हैव टेस्टेड। किसने ये काम किया एंड कब ये काम किया, हु परफॉर्म्ड ऑडिट वर्क एंड डेट सच वर्क वाज कंप्लीटेड। किसने किया, कब किया, रिव्यू किसने किया एंड कब किया, हु रिव्यूड एंड द डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू। तो मैंने बोला नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म। इसके अंदर आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे, आप सैंपल्स का नंबर, सैंपल्स निकालोगे कि कौन सा सैंपल आपने टेस्ट किया है, किसने परफॉर्म किया है, एंड ये किस दिन वर्क कंप्लीट हुआ है, किसने ये वर्क रिव्यू किया था, एंड व्हेन वाज द रिव्यू कंप्लीटेड। अभी अपन ने बात करी आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स को भी डॉक्यूमेंट करता है ना। तो
तो अगर आपकी कोई डिस्कशन हुई है विद द मैनेजमेंट, TCWG एंड अदर्स रिगार्डिंग सम सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट द डिस्कशंस फॉर द सिग्निफिकेंट मैटर्स amongst management, TCWG and yourself regarding what was the nature of the significant matters discussed and when, by whom, when and with whom the discussions took place. तो अभी ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है डिस्कशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स जो कि मैनेजमेंट के साथ हुआ होगा, TCWG के साथ हुआ, अदर्स के साथ हुआ होगा, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस। क्या क्या व्हाट वाज द नेचर कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सही नहीं आ रहा आपका, ठीक है, कैसे आपने कैलकुलेट किया, आप जजमेंटल एरिया है ये बताइए, आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट किया है, when and with whom the discussions took place। तो अभी अपन ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जहां पे अपन ने पढ़ा आपको डॉक्यूमेंट करना है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, जिसमें आप लिखोगे कि कौन सा सैंपल आपने टेस्ट किया, दैट इज आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स of the specific items or matter tested, किसने परफॉर्म किया and when such work was completed, किसने रिव्यू किया and when such review was done, right? फिर आप देखोगे what is the result of the procedure performed and the audit evidence obtained and what is the significant matters that have arisen during the audit and what is the conclusion reached on those matters and क्या प्रोफेशनल जजमेंट आपने यूज करी कि आप उस कंक्लूजन पे पहुंच पाओ। फिर आपकी जो भी डिस्कशन हुई है विद द मैनेजमेंट उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। अभी आपको अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो कि इनकंसिस्टेंट है जो आपने फाइनल कंक्लूजन रीच किया उससे, तो मान लो कि आपको जब इनिशियली परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मिला तो एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ था और जिसकी ड्यूरेशन 12 महीने थी उसमें कंपनी ने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता दिया 30%। अभी अपन टाइम इलैप्स मेथड से जाए तो अपने को समझ आता है 1/12, तो दैट मींस अराउंड 1/12 मींस अराउंड 8.33% ही काम कंप्लीट होना चाहिए था, बट मैनेजमेंट ने रेवेन्यू बुक कर लिया है 30% का। तो अभी आपको शुरू में इनकंसिस्टेंसी दिखी बट आपने इसके लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करे, आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, आपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बातचीत करी, आपने जिस क्लाइंट को ये सर्विस जा रही है उससे बातचीत करी, तो पता चला बहुत सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय हुए थे इन दी फर्स्ट मंथ। अभी जो आगे वाले मंथ्स है उसमें रिसोर्सेज कम होते जाएंगे एंड इट इज अप्रोप्रिएट टू रिकॉर्ड 30% रेवेन्यू इन द फर्स्ट मंथ। तो अभी अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन, तो शुरू में तो मुझे गलत लग रहा था लेकिन अब मुझे सही लग रहा है, राइट? तो अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन मिली है दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन, तो मुझे शुरू में तो गलती लग रही थी बट अभी मुझे एकदम सही लग रहा है, राइट? तो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है हाउ द ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी, तो कैसे उसने क्या क्या प्रोसीजर करे, उसने इंक्वायरी करी, उसने जिस कस्टमर को वो सर्विसेज जा रही है उससे बातचीत करी, राइट? सो हाउ ही एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी। तो अभी अपन बात करें फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, तो मैंने बोला आपको लिखना है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, what is the result of the audit procedures and the audit evidence obtained, क्या significant matters arise हुए during the audit and क्या professional judgments आपने लगाई to in reaching the conclusions for those significant matters, right? अभी nature, time and extent में आप क्या लिखोगे, कौन सा सैंपल टेस्ट किया, किसने किया, कब ये रिव्यू हुआ एंड हु रिव्यूड इट, ये आपको करना है। फिर आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स के लिए अगर कोई डिस्कशन हुआ है विद द मैनेजमेंट, TCWG और अदर्स, तो उसको डॉक्यूमेंट करना है। उसमें आपको लिखना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस्ड एंड विद हुम द डिस्कशन एंड व्हेन दिस डिस्कशन टुक प्लेस। अगर कोई आपको इंफॉर्मेशन मिली है pertaining to a significant matter that is revenue recognition on a percentage of completion method that is inconsistent with the auditor's final conclusion, तो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है हाउ डिड द ऑडिटर एड्रेस द इनकंसिस्टेंसी। अभी फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे डिपेंड करेगा, तो मैंने इसको याद करने के लिए बड़ा सिंपल सी बात बनाई है। मैंने बोला जितनी बड़ी एंटिटी उतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन, तो जितनी बड़ी एंटिटी रिलायंस की डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी और एक छोटी सी लिस्टेड कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन
कम होगी। अभी फिर बात करते हैं ऑडिट फ्लो को लर्न करते हैं। मैंने बोला अगर रॉन्ग ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी, रिस्क ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी, है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म, अगर रॉन्ग ज्यादा है तो आप ज्यादा प्रोसीजर्स करोगे, तो ज्यादा प्रोसीजर्स करोगे तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होगी। अभी प्रोसीजर्स के साथ साथ आप लेट से ऑडिट टूल्स भी यूज करते हो, राइट। तो अगर आपने एक्सेल में यूज किया, एक्सेल एनालिटिक्स यूज किया, व्हाट इज द ऑडिट मेथडोलॉजी एंड टूल्स यूज, What is the significance of the evidence obtained, कितना बढ़िया एविडेंस मिला आपको। अगर आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन आ गई है तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं आई है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस टेस्टिंग, कि भाई हर एक इनवॉइस को देखना पड़ेगा, तो फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑडिट, सिग्निफिकेंस ऑफ द एविडेंस ऑब्टेन्ड, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑब्लिक, क्या कोई एक्सेप्शन मिली है या नहीं मिली है। तो मैंने बोला जितनी बड़ी एंटिटी उतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन। What is the nature of the audit procedure जो कि परफॉर्म किया जा रहा है, what is the nature of the audit procedure to be परफॉर्म, आइडेंटिफाइड रॉन्ग क्या है, रॉन्ग ज्यादा तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, कितना बढ़िया एविडेंस मिला है। तो अगर आपको कंफर्मेशन ही मिल गई है तो डॉक्यूमेंटेशन कम हो जाएगी, बट अगर कंफर्मेशन नहीं मिली है तो आपको अल्टरनेटिव प्रोसीजर करने पड़ेंगे। कितनी एक्सेप्शंस मिली है, जितनी ज्यादा गलतियां उतनी ज्यादा आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। भाई ये गलती सिर्फ इसी सैंपल में है या फिर पूरी पूरी पॉपुलेशन में है, तो जितनी ज्यादा गलतियां मिलेगी तो आपको वो फिर प्रोसीजर शायद पूरी पॉपुलेशन पे करना पड़ेगा। तो nature and extent of the exceptions identified, and what is the need to document a conclusion, क्या क्या conclusion रहा है, and basis for a conclusion, क्या आप जैसे लेट सपोज एक सिंपल है, सिंपल टेस्टिंग है जहां पे आपने खर्चा देखा जिसमें आपका सिंपल कंक्लूजन आ रहा है ये खर्चा सही है, विज़ एक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है जहां पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जजमेंट है, राइट। सो you have to document a conclusion which is not readily determinable from the documentation of the work performed or audit evidence obtained. तो इसमें you have to document a conclusion, right, because POCM is something that is subjective, and what is the audit methodology and tools used। तो मैंने बोला इस क्वेश्चन को लर्न करने का आंसर मैंने बोला form, content and extent of documentation depends on the following factors: size, रॉन्ग, प्रोसीजर्स, एविडेंस, कंक्लूजंस, एक्सेप्शंस। तो ये अभी बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने बोला ऑडिट प्रोग्राम जिसमें आपके वेरिफिकेशन स्टेप्स लिखे होते हैं कि आपको ये चीजें करनी है, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल है। एनालिसिस अगर आपने कोई किया है, आपने कोई इश्यूज के लिए एक पेपर बनाया है, वो भी एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, दैट इज आल्सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कंफर्मेशन जो भेजी मैनेजमेंट ने, जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। चेकलिस्ट, आपने इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करने के लिए चेकलिस्ट दी अपने ऑडिट स्टाफ को, तो जो उसने भर के आपको चेकलिस्ट भरी, दैट इज आल्सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपने कोई ईमेल पे बातचीत करी रिगार्डिंग सम सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो दैट इज आल्सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो मैंने बोला ऑडिट प्रोग्राम, इश्यूज, एनालिसिस, समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, इसको हम बोलेंगे अभी जब अपन आगे जाएंगे ना तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीशन मेमोरेंडम, ठीक है, कंप्लीशन ऑडिट समरी मेमोरेंडम। ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे। कंफर्मेशन लेटर, लेटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, चेकलिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। अभी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई कंपनी के सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो मान लो कंपनी का सिग्निफिकेंट लीज कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो ऑब्वियसली बात है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो एक सिर्फ सैंपल बेसिस पे बनी है, लेकिन एंटिटी का अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो पूरा का पूरा एंट्रीज का रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो अभी ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन में कोई अगर ड्राफ्ट पेपर था जिसका रिवाइज्ड पेपर बन चुका है, तो लेट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, पहली बार प्रिंट हुए, दूसरी बार प्रिंट हुए, तीसरी बार प्रिंट हुए, तो आपको तीनों प्रिंट नहीं लगाने हैं, आपको जो फाइनल प्रिंट हुआ वो लगाना है। तो auditor did not include in audit documentation superseded drafts or working paper and financial statement notes that reflect इनकम्प्लीट और प्रीलिमिनरी थिंकिंग। तो आपको पुराने पेपर नहीं लगाने, बट आपको सबसे लेटेस्ट पेपर लगाने हैं। या फिर लेट से अगर किसी में टाइपो एरर था, आपने रीप्रिंट लिया, तो टाइपो वाला पेपर नहीं लगाना है। आपको ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे करनी पड़ेगी। ये टाइमली बेसिस पे करना इसलिए जरूरी है, इससे क्वालिटी ऑफ ऑडिट बढ़ती है एंड आपका रिव्यू टाइमली बेसिस पे हो पाए, आपकी क्वालिटी अच्छी हो पाए, इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन भी टाइमली बेसिस पे करनी है, ठीक है। एंड अपन बात करते हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप काम कर रहे हो उसके साथ साथ ही हो जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड is likely to be less accurate than the documentation prepared at the time such work is performed।
तो अगर अपन फटाफट समझना चाहे तो मैंने बोला आपको टाइमली प्रिपरेशन करनी है। अपन ने एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समझ लिया कि भाई ऑडिट प्रोग्राम, इश्यूज, ये सारी चीजें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, राइट। फिर अपन ने ये भी समझा कि सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ये सब आपको नहीं रखने हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, आपको टाइमली बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन करनी है। इससे फायदा क्या होगा, आपकी एक तो ऑडिट की क्वालिटी बढ़ेगी, इट फैसिलिटेट्स द इफेक्टिव रिव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, ये भी अपन ने पढ़ लिया। अगर आप साथ साथ ही डॉक्यूमेंट कर लोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा इन कंपैरिजन टू लेट्स से आपने काम करने के बाद अगर डॉक्यूमेंटेशन करी है तो डॉक्यूमेंटेशन prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than the documentation prepared at the time such work is performed. ऑडिट फाइल क्या होती है, मैंने बोला एक ये फोल्डर होता है या फिर कोई ऐसा स्टोरेज मीडिया होता है, मतलब एक कंप्यूटर में फोल्डर है या फिर स्टोरेज मीडिया है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जहां पे रिकॉर्ड होते हैं ऑफ दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो मतलब मैंने बोला जहां पे आपके प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या एविडेंसेस मिले, क्या कंक्लूजन जो स्टोर हो रखा है ना, जहां पे ये एक स्टोरेज मीडिया है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो, कंटेनिंग द रिकॉर्ड दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो अभी आपको असेंबली कब करनी है, ऑन अ टाइमली बेसिस। तो ऑडिटर शैल असेंबल द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी पहले बात हो रही थी डॉक्यूमेंटेशन की, तो आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन जैसे जैसे ऑडिट हो रहा है वैसे वैसे ही करनी है, बट अब इसको असेंबल करना है, मतलब मान लो 10 फाइल्स है, उसको एक फोल्डर में मूव करके ढंग से बनाना है कि बैलेंस शीट के एसपीपीएनई हेड में ये फाइल्स आएंगी, राइट। तो अब आप असेंबली कर रहे हो, तो असेंबली भी आपको ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, एंड आपको इसको टाइमली बेसिस पे करना है आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। फर्म को पॉलिसी बनानी है एज पर SQC1 की पॉलिसी बनाए रिगार्डिंग द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल। अभी जो अपन ऊपर बात कर रहे थे दैट इज टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो जब आप ऑडिट कर रहे हो तभी तभी करनी है, ठीक है, मतलब मोटा मोटी उसमें प्रिपरेशन हो रखी हो, ठीक है, जिसमें बेसिकली ये आ रहा हो कि भाई मतलब ये इसलिए जरूरी है ताकि ऑडिट क्वालिटी बढ़ पाए, इफेक्टिव रिव्यू हो पाए, एंड ऑब्वियसली बात है अगर आप बाद में करोगे तो फिर वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी जब आप साथ साथ में कर रहे हो, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ सच वर्क परफॉर्म इज मोर एक्यूरेट देन इफ इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट इज डन। तो SQC1 क्या बोलता है, SQC1 के हिसाब से आपको फॉलो करना है द प्रोसेस फॉर द असेंबली ऑफ द ऑडिट फाइल। तो अभी SQC1 में टाइम लिमिट दे रखी है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको असेंबली करनी पड़ेगी ऑफ योर फाइनल ऑडिट फाइल। तो ऑडिट फाइल क्या होती है, एक स्टोरेज मीडिया होता है जिसके अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भरे होते हैं, राइट। तो ये एक स्टोरेज मीडिया चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, तो अभी आपको 60 दिन के अंदर अंदर आपकी फाइनल असेंबली करनी पड़ेगी। एंड है ना, अभी ये जो फाइल असेंबली है दैट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एंड इसमें आप कोई भी नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि अब आप कंफर्मेशन भेज रहे हो, कंफर्मेशन तो जब आप ऑडिट कर रहे थे ना तब करनी थी आपको, है ना। अब इसमें आप कोई नए कंक्लूजन नए प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म करोगे, इट्स ओनली द असेंबली ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म। उसकी आप प्रेजेंटेशन थोड़ी सुधार दोगे। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस विच आर कंसिडर्ड टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो फाइनल असेंबली प्रोसेस में आप कोई नया प्रोसीजर नहीं कर सकते, कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो ऑडिट कंप्लीट हो चुका है, अब आप कोई नया प्रोसीजर नहीं करोगे, अब आप कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ असेंबली करोगे। तो असेंबली इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, मैंने बोला अगर मान लो आपने फाइनेंशियल्स के 3 प्रिंट ले रखे थे तो उसमें से आप 2 को डिस्कार्ड कर दोगे, फाइनल प्रिंट को रखोगे। तो डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन। अभी आप क्या करोगे, सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग। तो अगर मान लो पीपीएनई में जो शेड्यूल में जो डेप्रिसिएशन आ रहा है, पीपीएनई के जो एफएआर में डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको आप क्रॉस रेफरेंस कर दोगे डेप्रिसिएशन के नंबर से। तो आप क्या करोगे, सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग, वर्किंग पेपर। अभी आप चेकलिस्ट पे साइन ऑफ करोगे कि भाई मैंने असेंबली कर दी है, मैंने फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जो साइंड हुई थी वो मैंने इस फाइल में डाल दी है, तो आप कंप्लीशन चेकलिस्ट को साइन ऑफ करोगे। तो वो भी आप कर सकते हो बिकॉज दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एविडेंस, ठीक है। एंड आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो जो एविडेंस आपने ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया था, डिस्कस कर लिया था एंड एग्री कर लिया था विद द
members of the engagement team before the date of the auditor's report. तो अगर मान लो ऑडिट की टाइमलाइंस तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाए, वैसे तो आपको देखो इंश्योर करना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे प्रिपेयर हो जाए ताकि आपका ऑडिट इफेक्टिव हो, क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो एंड ऑब्वियसली आप ज्यादा एक्यूरेट होगा जब आप ऑडिट के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो। बट अगर मान लो कुछ ऐसे आइटम्स है जो कि रह जाते हैं तो आप उनको डॉक्यूमेंट कर सकते हो बाद में भी, बट प्रोवाइडेड उसको आपने पहले ही समझ लिया हो, उसको डिस्कस कर लिया हो एंड अग्री कर लिया हो विद द एंगेजमेंट टीम बिफोर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मैंने बोला आप असेंबली क्या होता है, असेंबली का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कर रहे हो, आप कोई नया प्रोसीजर नहीं करोगे, नया कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करोगे। तो एसक्यूसी 1 के हिसाब से आपको फाइल असेंबली करनी पड़ेगी। जनरली ये 60 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए असेंबली विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। 60 दिन की टाइम लिमिट है एंड आप एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस करोगे, लेट्स से डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन, सॉर्टिंग, कोडिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग, signing off on the completion checklist and documenting the evidence that the auditor has obtained, discussed and agreed with the relevant members of the engagement team before the date of the ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, अभी आप तो अभी ऑब्वियसली बात है आफ्टर असेंबली आप उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करोगे। अभी एसक्यूसी 1 के हिसाब से फर्म को पॉलिसी बनानी पड़ेगी फॉर द रिटेंशन ऑफ इट्स ऑडिट फाइल। जनरली आपको 7 साल तक ये फाइल रिटेन करनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, from the date of the auditor's report and not the date of the financial statement। तो मान लो अगर 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट साइन होती है 20 जून 2024 को या 20 जुलाई 2024 को, तो आपको 7 साल की जो टाइम लिमिट है दैट इज फ्रॉम 20 जुलाई 24 से दिखनी है। अगर मान लो आपकी जो रिपोर्ट है यूज हुई है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रुप ऑडिट, तो मान लो रिलायंस की आप एक सब्सिडरी का ऑडिट करते हो जो कि ग्रुप होगी इन द रिलायंस ग्रुप, राइट। तो आपको फिर ग्रुप ऑडिट से ये डेट निकालनी है फ्रॉम द 7 years फ्रॉम द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। तो फ्रॉम द ऑडिटर्स रिपोर्ट और द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। तो ये आपको 7 साल जोड़ने हैं। तो अभी आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स डॉक्यूमेंट करने हैं या फिर सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स जो यूज हुई है वो आपको डॉक्यूमेंट करनी थी, राइट। तो फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में अपन ने समझा था सिग्निफिकेंट मैटर्स को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स? मैंने बड़ा सिंपल सी बात है, जो आइटम्स आपके सिग्निफिकेंट रिस्क को अराइज करते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिग्निफिकेंट मैटर, राइट। या फिर कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली मिसस्टेट कर सकते हैं या फिर आपको यू नीड टू रिवाइज द ऑडिटर्स रॉम। तो लेट्स से पीपीएनई में ऑडिटर ने रॉम असेस किया था, लो रॉम, ठीक है। पीपीएनई की एग्जिस्टेंस पे ऑडिटर्स ने असर्शन जो ली थी, असर्शन ऑफ एग्जिस्टेंस, उस पे रिस्क असेस किया था लो रॉम। बट जब पीपी की एक्चुअल फिजिकल वेरिफिकेशन करने गया ऑडिटर तो उसने देखा कोई भी एसेट है ही नहीं। तो दिस कुड रिजल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड या फिर ऑडिटर नीड टू रिवाइज द रॉम, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली द रिस्पॉन्सेस टू दोज रॉम। तो अगर ऐसे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स। या फिर आपको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हो रही है इन अप्लाइंग द नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर, तो आप अगर ऐसे 501 के हिसाब से आपको इन्वेंटरी वेरीफाई करनी थी बट आप क्लाइंट प्लेस पे नहीं पहुंच पा रहे, तो देयर आर सम सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, तो आपने उस पर कैसे कंक्लूड किया, राइट। एंड कुछ ऐसी फाइंडिंग या कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन दैट may result in the modification or the inclusion of the emphasis of matter paragraph in my auditor's report। तो देखो मैंने बोला सिंपल सी बात है, आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अभी सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या होंगे? तो मैंने बोला जो आइटम सिग्निफिकेंट रिस्क को राइज दे रहे हैं वो वाले मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, या फिर एक आपने ऐसा रिजल्ट ढूंढा दैट कुड लीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू दी मटीरियली मिसस्टेटेड या फिर और वुड रिक्वायर द ऑडिटर टू चेंज द असेसमेंट ऑफ द रॉन्ग, या फिर there are circumstances which are leading to difficulty in applying the necessary audit procedure and finding that could result in modification or inclusion of an EOM paragraph, right। अभी आप बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जहां पे सम ऑफ द एग्जांपल जो आपके प्रोफेशनल जजमेंट को आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट, तो जब आपने ये कंक्लूड किया है अबाउट सम सब्जेक्टिव जजमेंट, लेट्स से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बारे में अगर आपने कंक्लूड किया है तो उसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि व्हाई 30% वाज एक्यूरेट एंड नॉट 1/12, राइट। सो व्हाट इज द बेसिस फॉर सच कंक्लूजन। एंड अगर आपको कोई ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन पे डाउट है, आपको ये लग नहीं रहा कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, तो आपने क्या किया होगा, यूज ऑफ एन एक्सपर्ट जिसको पता होगा कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है, या फिर आपने क्या किया होगा, कंफर्मेशन प्रोसीजर, राइट। तो आपको बेसिकली
अभी आपको इनिशियली लग रहा था कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है, बट बाद में जाके आपको लगा ये सही है, तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट द ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हेन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरटेकन इन रेस्पॉन्स टू द कंडीशंस दैट वर आइडेंटिफाइड, जो कि मुझे बिलीव करती है दैट द डॉक्यूमेंट मे नॉट बी ऑथेंटिक। ठीक है, अभी आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लाइक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बारे में जो जजमेंट आपने ली है उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है, या फिर लेट्स से शैल कंसीडर इंफॉर्मेशन लाइक से एग्जांपल आपको गोइंग कंसर्न को देखना ही देखना है, तो आपको गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जितनी भी अजम्पशंस है जो आपने जजमेंट्स कंसीडर करी है वो आपको डॉक्यूमेंट करनी है। तो आप एग्जांपल समझो, तो व्हाट इज द ऑडिटर्स बेसिस फॉर कंक्लूजन ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट, डाउट ओवर ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक गोइंग कंसर्न। तो इसके बारे में आपको लिखना है राइट। अभी कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, तो अभी अपन ऊपर ने पढ़ा था ना राइट कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है, एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, तो वहां पे अपन ने पढ़ा था समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स राइट। तो अभी जो ये कंप्लीशन समरी है ना, कंप्लीशन मेमोरेंडम है, इसमें अपन यही करेंगे कि व्हाट वर द सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड, हाउ दे वर एड्रेस्ड, ये अपन ने समझ लेंगे राइट। अभी ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। लेकिन ऑडिटर चाहे तो इसके एक्सट्रैक्ट्स या इसका कुछ हिस्सा वो अपने क्लाइंट्स को अवेलेबल करा सकता है, प्रोवाइडेड, वो तभी दे सकता है क्लाइंट को, प्रोवाइडेड इट डज नॉट अंडरमाइन, मतलब जो उसने काम किया है उसको उसकी वैलिडिटी को वो अंडरमाइन ना करे, मतलब उसकी वैलिडिटी को वो खत्म ना करे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट को पता चल जाए हमने क्या क्या प्रोसीजर किया है तो वो अगले साल के लिए प्रिपेयर रहेगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, या फिर इंडिपेंडेंस हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला SQC 1 बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर एंड ही मे एट हिज विल शेयर द डॉक्यूमेंटेशन विद द क्लाइंट प्रोवाइडेड इट does not undermine the validity of the work performed or in case of assurance engagement the independence of the auditor। ये अपन ने समझ लिया। कंप्लीशन मेमोरेंडम में अपन क्या लिखेंगे, हाउ व्हाट वर द सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे वर एड्रेस राइट। तो अभी इससे क्या फायदा होगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू हो पाएगा है ना फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट एंड व्हाट इससे हमें पता चल पाएंगे व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड इससे ये भी पता चल पाएगा कि क्या हमने इंडिविजुअल जो ऐसे की रिक्वायरमेंट थी क्या हमने उसे मीट किया है या नहीं किया है। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम भी हमने समझ लिया। प्रोफेशनल जजमेंट रिलेटिंग टू सम सब्जेक्टिव जजमेंट्स, व्हाट इज माय कंक्लूजन ऑन इट, whether I have any doubt over the authenticity of documentation, तो उसको मैंने कैसे conclude किया है, and should consider item, तो rational for the auditor's conclusion on whether a requirement provide that the auditor shall consider certain information or factors, तो उसको भी आपको professional judgment को document करना पड़ेगा। significant matters, तो मैंने बोला significant risk को आपने कैसे conclude किया है, कुछ ऐसे results मिले हो जो that might lead to material misstatement in the financial statement और revise the or need to revise the wrong assessment, तो आपको उसने कैसे address किया है, एंड क्या सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अप्लाई हुई थी, तो वो सिग्निफिकेंट मैटर बन जाएगा। या फिर कोई ऐसी फाइंडिंग है जिसकी वजह से आप सोच रहे हो टू मॉडिफाई दी ओपिनियन या फिर इंक्लूजन ऑफ द EOM पैराग्राफ, तो वो भी सिग्निफिकेंट मैटर है राइट। तो ये अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय फॉर टुडे।